हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश सर आपके अपने चैनल एक ही क्लास पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 12 के कुछ बायोलॉजी के VVAI प्रश्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो देखो प्रश्न, पहला प्रश्न जो कि क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि जीवन अवधि या जीवन काल। ठीक है, समझ रहे हैं, जीवन अवधि या जीवन काल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जीवन अवधि जीवन काल क्या होता है? जब कोई भी जीव जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, समझ रहे हो ना, कोई भी जीव जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, इस अवधि में जो भी जीव अपना जीवन जीते हैं, ठीक है, इस जो समय लगता है, इस बीच में जीवन में जो समय लगता है जीने में, जीवन से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय, यही तो कहलाता है जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। ठीक है, ठीक है, देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है जनन क्या है। ठीक है, जनन क्या है? ठीक, वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव जाति अपने ही जैसा संतानों की उत्पत्ति और वंश में वृद्धि करते हैं। ठीक, वह जनन कहलाता है। ऐसे तो जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जैसे अलैंगिक जनन क्या है, देखो समझो, समझने की बात है। अलैंगिक जनन क्या है? ठीक है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। ठीक है, जिसमें केवल सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, वह अलैंगिक जनन कहलाता है। जिसे एग्जाम्पल में बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, कवक हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, शैवाल हुआ, बैक्टीरिया, यह सभी अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में जैसे वैश्य जनन, इसमें दो जनक नर और मादा भाग लेते हैं। इसमें दो जनक नर और मादा भाग लेते हैं। जैसे यह लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कि सभी बहुकोशिकीय जीव, जैसे जंतु हुआ, मानव, यानी सभी लैंगिक जनन, यह सब लैंगिक जनन का उदाहरण है, उद्भव है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, यानी प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों को एक पुंज या क्लोन क्यों कहा जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों को क्लोन या एक पुंज क्यों कहता है? जैसे देखो, अलैंगिक जनन की क्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, जिसके चलते कि उत्पन्न होने वाले संतान आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होते हैं। इसके साथ साथ आपस में भी कुछ समानताएं होती है। इसलिए तो यह अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतान को एक पुंज या क्लोन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 4। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझिए। ठीक है, जैसे कि देखो क्या कह रहा है, मुकुलन क्या है। हाइड्रा में मुकुलन का एक जो है चित्र, उसके बारे में बताना है। तो आप लोग चित्र को बना लीजिए मुकुलन के बारे में। जैसे देखो मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विशेष विधि है। किसकी? अलैंगिक जनन की एक विशेष विधि है। ठीक, इस विधि में कोई भी जीव शरीर में सबसे ऊपर उभर कर आता है, निकल करके, जिसे मुकुलन कहते हैं। इसके द्वारा जनन की विधि को भी मुकुलन ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा क्या है? बहुकोशिकीय प्राणी है। हाइड्रा क्या है? यह तो बहुकोशिकीय प्राणी है। सबसे पहले इसके शरीर में एक उभर कर निकल आता है, जो कि वृद्धि भी करता है और विकास भी करता है। इस करके इस शरीर को क्या करता है? अलगाव, यानी अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से हाइड्रा के रूप में अपना अलग जीवन यापन करने लगता है। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखो क्या है। ठीक, प्रश्न नंबर 5 है जलकुंभी को महाविपत्ति या बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। ठीक है, जलकुंभी को महाविपत्ति या बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। जैसे देखो जलकुंभी क्या है, तो एक जलीय पौधा है, जल में होने वाला पौधा है ना, जलीय पौधा जो शांत जल में तेजी से विवृद्धि और विकास करता है। सबसे पहले जलकुंभी को विदेशों में पश्चिम बंगाल में लाया गया था, वहाँ विभिन्न जलाशयों में जलकुंभी लगाया गया। ऐसा करने से बहुत कम समय में संपूर्ण जलाशयों में जलकुंभी की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, जिसके कारण की मछलियाँ, जलीय जंतु मरने लगे थे ना, इसीलिए तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक, क्योंकि जल में जब उसको लगाया तो वहाँ जल की जो जंतु वगैरह होती है, मछली, ये सब नष्ट होने लगी। ठीक है, इसीलिए इसको बंगाल का आतंक या जलकुंभी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो बंगाल में हुआ था ना, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 यानी 6 देखो क्या, मध्य चक्र क्या है। ठीक है, मध्य चक्र क्या है, देखो नन फ्रीमेंट स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहा जाता है। जैसे कि गाय हुआ, चीता हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, बिल्ली हुआ इत्यादि। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कर रहा है। जैसे कि देखो ये प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाते हैं, क्या, ऋतुस्राव चक्र। ये जो ऋतुस्राव चक्र हैं क्या हैं, यह तो देखो प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। जैसे बंदर हुआ, मानव हुआ, चिंपैंजी हुआ, गोरिल्ला हुआ, ये सभी ऋतुस्राव चक्र के उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 8 अनिषेक जनन या पैर्थोनोजेनेस क्या है। ठीक है, देखो जैसे भी है ना, बिना निषेचन की क्रिया से जो भी जीव उत्पन्न होता है, जो जनन की घटना घटती है, वह ही तो अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे देखो मनुष्य मधुमक्खी है ना, उसके बाद पक्षी है ना, रेटिफॉर्म छिपकली, ये सभी आपके अनिषेक जनन के उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 9 एकलिंगी एवं उभयलिंगी में अंतर बताना है। ठीक है, एकलिंगी और उभयलिंगी। तो एकलिंगी क्या होता है, देखो एकलिंगी के बारे में जानो। जब नर और मादा, ठीक है, जनन अंग अलग अलग पौधों में उपस्थित होते हैं। जब नर तथा मादा अंग अलग अलग पौधे में उपस्थित होते हैं, उसे एकलिंगाश्री कहा जाता है। जैसे देखो पपीता, खजूर, भांग इत्यादि, ये सभी एकलिंगाश्री का उदाहरण है। ठीक है, उसी तरह से आपका है उभयलिंगाश्री। क्या है, उभयलिंगाश्री के बारे में जाने। ठीक है, जब एक ही पौधे में नर और मादा दोनों जनन अंग भाग लेते हैं, जब एक ही पौधे में नर और मादा दोनों जनन अंग भाग लेते हैं, उसे उभयलिंगाश्री कहा जाता है। जैसे मक्का हुआ, नारियल हुआ, भिंडी हुआ इत्यादि। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न, जैसे कि एकलिंगी तथा द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे पुष्प जिसमें पुंकेसर या स्त्री कैसर विद्यमान या उपस्थित हो, विद्यमान मतलब होता उपस्थित हो, ठीक है, वह एकलिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक, उसी तरह से है द्विलिंगी पुष्प, जैसे कि वैसे पुष्प जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, वह द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से सेम मिलता जुलता बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। ठीक, एकलिंगी तथा उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं, तो जानते हैं पहले एकलिंगी। देखो एकलिंगी क्या है, वैसे जंतु जिसमें केवल एक ही जनन अंग अर्थात एवियम मादा अलग जंतु में पाए जाते हैं, वह एकलिंगी कहलाता है। ठीक है, एकलिंगी प्राणी भी इसको कहते हैं। वैसे प्राणी, हाँ अब देखो क्या, वैसे प्राणी जिसमें नर और मादा, समझने की बात है। ठीक है, वैसे प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, जिसमें कि नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, वह उभयलिंगाश्री प्राणी कहलाता है। जैसे केचुआ हुआ, जोंक हुआ, टेपवर्म हुआ इत्यादि। ठीक है,
उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न है आपका, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन। तो देखो बाह्य निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर से बाहर हो, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर से बाहर हो तो वह तुम आपका बाह्य निषेचन हुआ। जैसे मछली हुआ, मेढक हुआ, सांप हुआ इत्यादि। उसी प्रकार से आंतरिक निषेचन है, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के भीतर होती है यानी अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है।